हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिमांड फॉर सिक्स्थ शेड्यूल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर 2 का पार्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों टॉपिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक और ये पर्टिकुलर लेक्चर GS 2 बाय मी एंड GS मेंस, प्री प्लस मेंस, देन प्री प्लस मेंस प्लस ऐसे, इन सभी कोर्सेज़ का ये लेक्चर पार्ट है। तो आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं इसके लिए www.redefedu.com। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी ये न्यूज़ क्या चल रही थी, तो पहले तो ये न्यूज़ आ रही थी कि अरुणाचल प्रदेश कह रहा था कि 2 ऑटोनॉमस काउंसिल्स जो है उनको आप 6 शेड्यूल में डाल दो, ठीक है। बट अब अचानक से अरुणाचल प्रदेश असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अरुणाचल प्रदेश पूरी की पूरी स्टेट को ही आप 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप रख दो, ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि 6th शेड्यूल है क्या। तो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये डील करता है, देखो आपको 4 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। एक तो आप ATM करके ध्यान रखो, ठीक है, और M जो है यहाँ पर डबल आ जाएगा। तो एक है, पहला है आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड दिस इज़ त्रिपुरा, ठीक है। तो ATMM और ये डबल M जो है ये मेघालय और मिज़ोरम है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चारों एरियाज़ के जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं इन चारों स्टेट्स में, ठीक है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करना और इन चारों एरियाज़ में जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को सेफगार्ड करना, ये पूरी चीज़ के बारे में 6 शेड्यूल बात करता है, ठीक है। 6 शेड्यूल बेसिकली इन ट्राइबल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करता है, साथ में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ऑल राइट, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है, ये जो स्पेशल प्रोविज़न है, ये स्पेशल प्रोविज़न कौन से आर्टिकल्स में दे रखा है? आर्टिकल 244 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप लिख लोगे तो बेटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविज़न इन आर्टिकल्स में दे रखा है, ठीक है। तो पहले हमने बात कर ली 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखो, अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश फ़िलहाल ना ही 5th शेड्यूल में आता है और ना ही 6th शेड्यूल में आता है। 5th शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। व्हाट डज 5th शेड्यूल डील्स विद? तो 5वां जो शेड्यूल है वो बेसिकली बात करता है कि ये जो ATMM जो स्टेट्स हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, इन चारों स्टेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि इन चारों एरियाज़ के अलावा बाकी स्टेट्स में रह रहे हैं, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे डील करता है हमारा 5th शेड्यूल। तो फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश ना ही 5th शेड्यूल में आता है और ना ही 6th शेड्यूल में आता है। तो अरुणाचल प्रदेश आता किस में है? अरुणाचल प्रदेश ILP सिस्टम में आता है। ILP इनर लाइन परमिट सिस्टम में आता है। अब बात करते हैं कि इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है इसमें, ठीक है, सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। जैसे अगर मान लो कोई इंडियन सिटीज़न है, उसको जाना है कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में घूमने जाना है, उसको अपना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है तो भी आपको अपना ये पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है वो कैरी करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है इस तरीके का जो कि एक इंडियन सिटीज़न को अलाउ करता है कि वो इस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पर भी ILP सिस्टम लागू हो रखा है, तो अरुणाचल प्रदेश में है जैसे, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर जाना है किसी भी इंडियन सिटीज़न को, वहाँ पर विज़िट करना है या वहाँ पर रहना है, तो आपको बताना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा
कि ये ट्रैवल पर्पसेस के लिए है और ही इशू हो सकता है, क्योंकि तो आपको बताना पड़ेगा मैं इस डेट से इस डेट तक जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है पहले से ही मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ILP जो है वो ऑब्लिगेटरी है उन सभी लोगों के लिए जो प्रोटेक्टेड स्टेट्स के बाहर रह रहे हैं, ठीक है। और ILP सिर्फ ट्रैवल पर्पसेस के लिए ही इशू किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट जो भी रहेगी वो ही इशू करेगी इस ILP स्टेटस को, बेसिकली ILP डॉक्यूमेंट को। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश जाना है तो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट ही इशू करेगी, ना कि आपकी स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब न्यूज़ यहाँ पर क्या है, तो कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली ये डिमांड कर रही है कि स्टेट को 6th शेड्यूल के अंडर रख देना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल के अंदर डाल देना चाहिए। तो क्यों डालने की बात हो रही है कि क्यों 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए अरुणाचल प्रदेश को, तो बेसिकली वहाँ के जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनके जो राइट्स हैं, जैसे कि उनका जो ओनरशिप राइट हो गया लैंड का, या ट्रांसफ़र ऑफ लैंड से रिलेटेड जो भी राइट हैं, या उनकी स्टेट के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के जो ट्राइबल पीपल के जितने भी राइट्स हैं, उनके इन कस्टमरी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को, पूरी स्टेट को आपको 6th शेड्यूल के अंदर डाल देना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 2004 और 2007 की बात है ये, तो 2004 और 2007 में हुआ था कि स्टेट असेंबली ने 2 रेजोल्यूशंस पास किए थे कि ऑटोनॉमस रीजन जो है वो बनाया जाए और एक PAC पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल बनाया जाए और एक MON बेसिकली मॉन ऑटोनॉमस रीजन ये बनाया जाए, MAR, ठीक है। तो ये मॉन ऑटोनॉमस रीजन, MAR एंड पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल, ये 6th शेड्यूल के अंदर बनाने की बात की गई थी, ठीक है। और ये सेम चीज़ जो है बाद में सेंटर को फॉरवर्ड की गई थी, उसका अप्रूवल अभी तक भी पेंडिंग ही है। तो अभी उसका स्टेटस अगर देखा जाए तो अप्रूवल अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये पूरी डिमांड निकल के आई थी। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि पहले क्या हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और आर्टिकल 371 क्लॉज H, तो आर्टिकल 371H जो है उसको हटा दिया जाए और अरुणाचल प्रदेश को आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G के प्रोविजंस के अंदर डाल दिया जाए, जैसे कि नागालैंड और मिज़ोरम के पास है। तो नागालैंड आपने पढ़ा भी होगा, लक्ष्मीकांत में भी गिवन है, तो आपने पढ़ा होगा नागालैंड जो है वो आर्टिकल 371A में आता है। जब आप लक्ष्मीकांत में स्पेशल प्रोविजंस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो उसमें आप पढ़ोगे आर्टिकल 371A के बारे में। ऐसे ही आर्टिकल 371G जो है उसमें मिज़ोरम के लिए है वो, तो स्पेशल स्टेटस बेसिकली कुछ स्टेट्स को मिलता है, तो वही स्पेशल स्टेटस के चलते आर्टिकल 371 होता है। तो उसमें क्या है, A में कोई सी स्टेट होगी, B में कोई सी स्टेट होगी, आर्टिकल 371 लगाते जाओ यहाँ पर, ठीक है। फिर C, फिर D हो गई, फिर E, F, ऐसी G हो गई ये मिज़ोरम की, ठीक है, H हो गई। इस तरीके से मतलब आगे स्टेट्स आती रहेंगी। बेसिकली क्या है कि ये आर्टिकल 371 का जो है, तो ये आर्टिकल 371A से लेकर के ये आर्टिकल 371J तक जाता है पूरा, ठीक है। ये जो काउंटिंग चलती है ABCD, ठीक है। तो ये क्या है, 11 स्टेट्स हैं ये टोटल। तो 11 स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको मीट करते हैं, कि जितने भी ट्राइबल लोकल पीपल हैं उन स्टेट्स की, वहाँ के कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं उन लोगों के प्रोटेक्ट करके रखता है। और उनका, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जो है उनके स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है, तो इस वजह से उनको ये स्पेशल स्टेटस जो है वो ग्रांट किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से ये बात पूरी उठ के आई है। अब अरुणाचल प्रदेश हैज़ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR एक्ट ऑफ 1873। अब इसमें क्या बात होती है, देखो एक शॉर्ट में पहले मैं आपको इसी पॉइंट पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि आर्टिकल 371 की अगर मैं बात करती हूँ, आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G,
इन दोनों एक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ये नागालैंड और मिज़ोरम जहाँ पर आते हैं। इसमें क्या है कि आपका स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाता है, जितनी भी रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कस्टमरी लॉज एंड राइट्स जो हैं, जैसे अगेन वही सेम चीज़ जो लैंड की बात की थी ना, ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, जितने भी ट्राइबल लोग हैं वहाँ के नागालैंड और मिज़ोरम के, उसके बारे में बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल 371H जो इन्होंने कहा है अरुणाचल प्रदेश ने कि ये हटा दो, ठीक है, वेव कर दो इसको, तो उसमें क्या बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नर है उनके पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके रिगार्डिंग उनके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपने फंक्शंस जो हैं उसी रिलेशन में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट अभी की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बेसिकली ये पर्टिकुलर एक्ट के अंडर है, तो ये पर्टिकुलर एक्ट अभी उनके पास है। जैसे बाकी स्टेट्स के पास ये स्पेशल स्टेटस है ना, ये आर्टिकल 371 के अंदर, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के पास ये पर्टिकुलर एक्ट है 1873 की एक्ट। अब 1873 की एक्ट कहती क्या है, तो इसमें ये बात की जाती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सभी को अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने से प्रोहिबिट किया जाता है विदाउट अ वैलिड इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट मैंने आपको बताया, तो ये बेसिकली बात करते हैं कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करना चाहता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले ILP की ज़रूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट स्टेटस की एक ज़रूरत पड़ेगी, इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना ये एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिंपल सी बात यहाँ पर कह रखी है। ठीक है, अब 6 शेड्यूल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 6 शेड्यूल बेसिकली बात करता है कि आप जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको ये पावर दी जाए कि वो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के, तो उनके अंडर बेसिकली ये सारे स्टेट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ATMM, वही जो मैंने सेम चीज़ आपको बताई थी। तो ये मैं आपको 6 शेड्यूल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ये पावर दी जाती है कि ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कौन से ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के अंडर आते हैं। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आते हैं। आर्टिकल 244 की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली ये एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है ऐसे कुछ एरियाज़ को जो कि शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ की तरह डेजिग्नेटेड हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आर्टिकल 275 की बात करूँ तो ये ऐसी प्रोविजंस बनाता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के लिए जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके की जो ग्रांट्स होती हैं बेसिकली वो स्पेसिफिक ग्रांट्स को भी इंक्लूड करती है। जैसे मान लो कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका वेलफेयर का काम करना है, ठीक है, या फिर जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एरियाज़ में उसको आपको रेज़ करना है और बेटर आप एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हो शेड्यूल एरियाज़ में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये स्पेसिफिक ग्रांट्स जो दी जाएंगी वो सब चीज़ें भी इस आर्टिकल में इंक्लूड होती हैं, इन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में ये इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब देखो कुछ एडवांटेजेस हैं कि 6 शेड्यूल एरियाज़ में अगर ये इंक्लूड हो जाते हैं, इनका इंक्लूजन हो जाता है, क्या एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो 6 शेड्यूल बेसिकली जो अगर आप बात करते हो कि पावर के डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन की या फिर एक अलग कल्चर है एक पर्टिकुलर रीजन का, उसको आपको प्रिजर्व भी करना है, प्रमोट भी करना है। ठीक है, उनके अग्रेरियन जो राइट्स हैं, एग्रीकल्चरल राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि उनका लैंड पर राइट हो गया या फिर उनके ट्रांसफ़र ऑफ फंड से रिलेटेड कोई भी इशू हो गया कि आपको जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करना है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए ये चीज़ तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, और वो चीज़ कैसे की जा सकती है, सबसे पहली पॉइंट आता है इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है कि अलग अलग डिग्रीज़ ऑफ ऑटोनॉमी होती है उसके पास एक स्टेट लेजिस्लेचर में ही। तो ये एक ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर
के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑटोनॉमी दे रखी है। तो हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा उसके टोटल 30 मेंबर्स होंगे। अब इन 30 मेंबर्स में से 4 जो हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और बाकी के बचे हुए के 30 मेंबर में से 4 तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट हो गए। अब बाकी बचे 26 जो हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और सारे ये मेंबर जो हैं वो 5 साल के लिए ये लोग पावर में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ चलती है। अब अगर मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट की बात करती हूँ जो कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की तरह ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम है ऑलरेडी, ये वाले 4 स्टेट्स है ना। बट अब आसाम में भी जैसे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, कार्बी एंग्लोन ऑटोनॉमस काउंसिल है एंड डीमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये सारे जो है नॉर्थ ईस्ट के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, आपने नाम सुने होंगे। मेघालय में भी ऐसे गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैंतिया हो गया, खासी है, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ काउंसिल है। फिर मिज़ोरम में चकमा है, लाए है, मरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये अलग अलग हैं। ऐसे ही ये सेम चीज़ के बारे में यहाँ पर भी बात की गई है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बना दिए जाएँ यहाँ पर, ठीक है। अब ऑटोनॉमस रीजन में फ़ायदा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑटोनॉमस रीजन में क्या होता है, देखो, अगर मान लो अलग अलग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। एक तो जनरली क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ही तरीके की ट्राइब्स मिल जाएंगी एक ही साथ। बट अगर ऐसा केस आता है कि एक ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो गवर्नर जो है एक पब्लिक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस एरिया को डिवाइड कर सकता है, या फिर जो भी ऐसे एरियाज़ जो कि उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा एक्वायर्ड हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहाँ पर रह रहे हैं, इनहैबिटेड हैं उनके द्वारा, उनको डिवाइड करके अलग अलग ऑटोनॉमस रीजन्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये वाली चीज़ आ गई। फिर लेजिस्लेटिव पावर में आपका फ़ायदा हो सकता है। कैसे कि जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको ये पावर दी जाती है कि वो अपने लेजिस्लेटिव लॉज बना सकते हैं, बट उनको गवर्नर का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप गवर्नर से अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद आप अपने लेजिस्लेटिव लॉज बना लीजिए। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है लिमिटेशन टू पावर। तो क्या है कि जितने भी पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर है उनका जो पावर होती है इन ऑटोनॉमस रीजन पे वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। तो जितनी भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट्स पास की जाएंगी वो इन पर्टिकुलर रीजन्स पे, ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इन रीजन्स पे हो सकता है अप्लाई करें, हो सकता है अप्लाई ना भी करें। बट अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना अप्रूवल दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर जो लॉज बनाए जाएंगे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो अप्लाई यहाँ पर कर दिए जाएंगे इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में। ऑलराइट, फिर बात करते हैं जुडिशल पावर्स की। तो काउंसिल्स जो हैं, जुडिशल पावर्स में क्या आता है, काउंसिल्स विलेज कोर्ट्स वगैरह बना सकती हैं। तो उनके अपने ही जुरिस्डिक्शन में विलेज कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। काउंसिल्स ही अपने विलेज कोर्ट्स बना सकती हैं अपने ही जुरिस्डिक्शन में, ताकि जो भी ट्राइब से रिलेटेड अगर कोई भी केसेस आ जाते हैं तो उनका ट्रायल या हियरिंग हो गई ऐसे केसेस की, वो सारी जो है यहीं पर कर दी जाए, ठीक है। और जितने भी स्टेट्स के गवर्नर्स होंगे वो सभी 6 शेड्यूल के अंडर आएंगे, ठीक है। तो जो भी बेसिकली यहाँ का गवर्नर होगा, मान लो अरुणाचल प्रदेश अगर आता है 6 शेड्यूल में, ठीक है, तो यहाँ के जो गवर्नर होंगे वो भी 6 शेड्यूल में आ गए, ठीक है। अब ये जो गवर्नर होंगे ये स्पेसिफाई करेंगे कि जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा तो वो किस तरीके का होगा, ठीक है। हर एक केसेस का, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर केस आ गया यहाँ पर डाउरी से रिलेटेड, मान लो कोई केस आ गया, ठीक है, कि किसी ट्राइब्स में किसी को परेशान किया जा रहा है, डाउरी रिलेटेड कोई भी केस आ गया, ठीक है। तो या फिर लैंड रिलेटेड मान लो कोई केस आ गया, ठीक है, ट्राइबल की किसी की लैंड ले ली है, तो यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन होगा हाई कोर्ट का वो इन केसेस पे किस तरीके से अप्लाई करेगा ये गवर्नर जो है वो आपको स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। कि अगर मान लो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन दे दिया है तो वो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी पावर की। आपकी रेगुलेटरी पावर में देखो क्या होता है
कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो इस्टेब्लिश, ये आपको चीज़ें ये ध्यान रखनी है, देखो 3 चीज़ें हैं, एक है इस्टेब्लिश, ठीक है, दूसरी है आपका कंस्ट्रक्ट और तीसरा है मैनेज, ठीक है। तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज कर सकती हैं क्या, जो प्राइमरी स्कूल्स है, डिस्पेंसरीज़ है, मार्केट्स हैं, फेरीज़ है, फिशरीज़, रोड्स, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज कर सकती हैं। ऑल राइट। अब जितना भी जैसे मनी लेंडिंग वाली चीज़ हो गई, ठीक है, तो कोई भी रेगुलेशंस अगर बनानी है कि मनी का कंट्रोल करने के लिए, मनी लेंडिंग कंट्रोल करने के लिए, या जो ट्रेडिंग है नॉन ट्राइबल्स के द्वारा वो करने के लिए, ठीक है, जैसे मनी लेंडिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए अगर कोई भी रेगुलेशंस वगैरह आपको लेकर के आने हैं तो ये सब भी ये बना सकती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। बट ये जो सारे रेगुलेशंस होंगे वो अगेन सेम चीज़, गवर्नर का असेंट रिक्वायर होगा, ठीक है, गवर्नर्स असेंट इज़ रिक्वायर्ड, गवर्नर के असेंट के बिना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। अब टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में क्या आता है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देखो आप नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स होंगी उनको इतना पावर दिया जाएगा कि वो लैंड रेवेन्यू असेस कर सकती हैं और कंट्रोल भी कर सकती हैं, असेस और कलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में ये पॉइंट आता है। और साथ में अगर कोई भी टैक्सेस हैं तो वो टैक्सेस को इम्पोज भी कर सकती हैं, ठीक है। बट अब इसके साथ एक और चीज़ भी आती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई ग्रांट्स इन एड है तो वो ग्रांट्स इन एड भी रिसीव करती हैं, ठीक है, तो ये भी वो रिसीव कर सकती है। तो मान लो उनको अपने डेवलपमेंट के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स, रेगुलेटरी पावर्स होती हैं स्टेट कंट्रोल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर उनको पैसे चाहिए, ठीक है, कॉस्ट अगर कोई भी रिक्वायर्ड है, कुछ भी अगर उनको कॉस्ट मीट करनी है, उनको पैसे चाहिए बेसिकली, तो इसके लिए आप ग्रांट्स इन एड ले सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये एक मेन चीज़ बनती है। तो ये सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। अब अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है तो अगर अरुणाचल प्रदेश चली जाती है इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, तो उससे इश्यूज़ क्या क्या अराइज होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 शेड्यूल से रिलेटेड इश्यूज़ क्या अराइज होते हैं। पहली चीज़ तो देखो ये होती है कि कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं रह जाती पावर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो ये मेन इशू जो है वो जितनी भी अभी 6 शेड्यूल एरियाज़ की जो स्टेट्स हैं ना वहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट की बात करती हूँ तो ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है सिर्फ एक इकलौती जो कि कुछ ही लोगों को इलेक्ट करती है, जो कि बिल्कुल अनब्राइडल पावर इंजॉय करते हैं। इसीलिए यूनिट्स को जो है वो इस तरीके से क्रिएट की जाना चाहिए जो कि लोगों को हर एक स्ट्रेटा में रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन बैठा हुआ है, तो कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है पावर की, ठीक है। तो ये एक मेन इशू अराइज होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट ओवर काउंसिल। तो अब क्या होता है कि जितने भी काउंसिल के द्वारा लॉज बनाए गए हैं उन लॉज को गवर्नर का असेंट मिलना ज़रूरी है, ठीक है। जो हर एक पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि अभी गवर्नर का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, गवर्नर का अप्रूवल, है ना। तो जो भी लेजिस्लेटिव पावर अगर बनाएंगे स्टेट काउंसिल्स के लिए, ठीक है, उसमें गवर्नर का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। अब इस प्रोसेस की कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो इसलिए अगर लेजिस्लेशन डिले होता है तो वो सालों लग जाते हैं, सालों तक डिले होता है, ठीक है। और 6 शेड्यूल का पैरा 12 क्लॉज ए ये बात करता है कि जब भी आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेचर इन लोगों के बीच में अगर कोई भी इशू अराइज होता है, ठीक है, तो उस केस में
स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका डिसीजन ये प्रिवेल कर जाएगा, ये जीत जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एक मेन चीज़ आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कन्फ्लिक्ट इन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। अब ये भी हो सकता है कि जो भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है उसमें अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा एरियाज़ का, ठीक है। तो गवर्नर्स के सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए कन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली ये हो सकता है कि गवर्नर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे अगर कोई भी इस तरीके का कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर की, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि गवर्नर का व्यू पॉइंट नहीं मैच करे, फिर क्या है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंसल्टेशन ज़रूर करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चीज़ आती है लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉज, ठीक है। तो कस्टमरी लॉज जो है उनको कोडिफाई करना ज़रूरी है और उनका प्रैक्टिकल यूज़ में उनको लाना ज़रूरी है ताकि कल्चरल जो आइडेंटिटी है ट्राइबल पीपल की उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। फिर है लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है जितनी भी काउंसिल्स हैं उनके पास प्लानिंग प्रोफेशनल का एक्सेस अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो बिना किसी प्रॉपर टेक्निकल और फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऐसे ही चालू हो जाते हैं, ठीक है। उनको अच्छे से कोई भी आपको अगर फाइनेंशियल चीज़ मिलनी है या फिर टेक्निकल नॉलेज मिलनी है तो ये सब चीज़ें की नहीं जाती हैं, बिना किसी स्किल्ड प्रोफेशनल्स के ऐसे ही डेवलपमेंट जो है वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ आती है कि प्लानिंग प्रोफेशनल्स की बहुत आवश्यकता है और प्लानिंग प्रोफेशनल्स की कमी है जितनी भी काउंसिल्स हैं उन सभी में। फिर है फिनेंशियल डिपेंडेंसी। अब ऑटोनॉमस काउंसिल जो हैं वो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती हैं अगर फंड्स की बात आती है तो, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल पैकेज लेना है सेंटर से उसमें तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए कोई स्टेट फिनेंस कमीशन नहीं है इनके लिए कि वो वेज भी रेकमेंड कर पाएँ कि किस तरीके से फ़ंड्स को डिवॉल्व किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, रीजनल काउंसिल में, कैसे फ़ंड्स डिवाइड होंगे। तो इसके लिए कोई एक स्टेट फिनेंस कमीशन का होना भी तो ज़रूरी है ना। तो स्टेट फिनेंस कमीशन नहीं है यहाँ पर ये चीज़ तो आप ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना स्टेट फिनेंस कमीशन वाला, ये आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हो कि एक होनी चाहिए स्टेट फिनेंस कमीशन। फिर नेक्स्ट चीज़ है लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो ऑल्दो 6 शेड्यूल जो है वो लोगों को बेनिफिट करने के लिए इनैक्ट किया गया था और जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो इन एरियाज़ में, इसलिए इनैक्ट किया गया था। बट सिंस यहाँ पर कोई पंचायत नहीं है प्रॉपर, कोई परिषद नहीं है लोगों के लेवल पे और उनके पास ना ही पावर है कोई, ना पैसे हैं, जो नॉन 6 शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके पास तो रहती हैं ना कि अगर उनको कोई भी स्कीम्स हैं जैसे मान लो मनरेगा वगैरह ये सब स्कीम्स लागू हुई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना है, उनके पास तो सब कुछ है। बट इन स्टेट्स के पास क्या है, ना पावर है, ना पैसा है, ना पंचायत है, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर लोगों के लेवल पे कैसे जो है चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये एक मेन चीज़ आती है। देखो डेवलपमेंट जो है, लैक ऑफ डेवलपमेंट की एक प्रॉब्लम रही है यहाँ पर। फिर है करप्शन। देखो ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर कोई भी ऐसी पीपल के लेवल पे कोई चीज़ नहीं है तो ये नॉर्मल सी बात है कि ऊपर से लेकर के फंड्स जब आते हैं बहुत बड़े एरियाज़ में डिवाइड होना होता है तो करप्शन हो जाता है। तो फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट और रैम्पेंट करप्शन जो है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। जो भी ये काउंसिल्स के 6th शेड्यूल प्रोविज़न के अंदर आती हैं उन सब में ये करप्शन वाले जो इशू है ना ये तो देखा ही गया है, ठीक है। अगर आपके पंचायत पे भी जाना हो पैसा तब भी आपका मान सकते हैं कि कम करप्शन हो, बट ये तो एरिया बहुत बड़े एरिया में जाएगा तो इस वजह से ये करप्शन वाला इशू जो है वो देखा गया है, ठीक है। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि क्या है। देखो अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड में कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है कि इलेक्टेड विलेज काउंसिल जो है उनका क्रिएशन हो जाना चाहिए सारे एरियाज़ में, ठीक है। साथ में उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जानी चाहिए इसकी कि विलेज काउंसिल जो है, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी रहे ग्राम सभा में,
ये एक मेन चीज़ होनी चाहिए। फिर रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद ग्राम सभा को लॉ के अंडर रिकॉग्निशन मिलना ज़रूरी है और उनकी पावर्स एंड फंक्शंस को डेलीगेट करना ज़रूरी है, वरना पंचायत ही नहीं है कोई चीज़, कुछ आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, ये कैसी बात है ना। तो इसीलिए ग्राम सभा को लॉ में रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उसके पावर्स और फंक्शंस को प्रॉपर्ली डेलीगेट किया जाए। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज़ है कि विमेन को और जितने भी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये इंश्योर किया जाए कि वो काउंसिल के रिप्रेजेंटेशन में एक्सक्लूडेड नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसिल में। ठीक है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, तो वो काउंसिल के रिप्रेजेंटेशन से एक्सक्लूडेड नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी लानी ज़रूरी है कि अगर आपको जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आते हैं तो उनकी प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी लानी बहुत ज़रूरी है ताकि करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है। अब मेंस प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन रेफर टू एज द चार्टर फॉर ऑटोनॉमी ऑफ अ वाइड मैग्नीट्यूड बट इट हैज़ फेल्ड टू डिक्रीज द टेंशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एट द ग्राउंड लेवल। इलैबोरेट। तो 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। अच्छा देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप एक पॉइंट बाय पॉइंट उसको समझो, देखो कि क्या पूछा गया है। और अगर किसी को बिल्कुल नहीं भी आता ना, कुछ भी पॉइंट्स आपको आते हैं, मेन चीज़ें जो भी आती हैं, आप उसको लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट से पॉइंट आपके जुड़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी। अभी अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना ढंग से, अगर पूरा लेक्चर आप सुनते हो तो आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद आ जाएंगी कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं करेंगे तो ये इश्यूज़ हो जाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है ऐसे कनेक्ट करना, अगर आपको मेन इशू पता है कि क्या है, मेन आपको चीज़ पता है, बेसिस पता है क्वेश्चन का, 6th शेड्यूल के बारे में अगर आप जानते हो तो ये मेन चीज़ें तो पढ़ के रखो। और ये बिल्कुल रेडीमेड आंसर्स हैं। आप अगर ये फाइल्स आप एक बार पढ़ते हो, रिविज़न करके जाते हो अपने पेपर से पहले, तो आपको क्या करना है, बस इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो, सारी चीज़ों को और सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज़ कर लोगे एक बार, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस तरीके का इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये पूरा हमने आज 6th शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।